हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीडास यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने एआईबी की सीरीज़ में बात करेंगे कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एआईबी एग्जामिनेशन में। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद इट्स करेक्ट आंसर। एंड बिफोर बिगिनिंग विद द वीडियो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ कि हमने एआईबी से रिलेटेड सारे पीडीएफ फाइल्स जो है वो क्रिएट किए हैं। सब्जेक्ट वाइज ये फाइल्स क्रिएटेड हैं विद देयर सेपरेट आंसर कीज। ठीक है, और अगर आप हमसे ये पीडीएफ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें गिवन हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जा रही होगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो एक्ट है, ठीक है, उसका जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 84 है, उसमें शेयर की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, और हमसे अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिर अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन शेयर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब ओनली 3, क्योंकि शेयर में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, उसमें डिबेंचर्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब इंक्लूडेड जो है वो नहीं होते हैं, बिकॉज डिबेंचर एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपनी इन्वेस्टर से लोन लेती है और उसके लिए जो इंटरेस्ट देती है, ठीक है, तो वो डिबेंचर होता है और ये डिफाइंड है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 30 में। वहीं प्रेफरेंस शेयर्स भी ये एक टाइप ऑफ शेयर है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। लेकिन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 है उसमें सिर्फ लिखा है कि शेयर इंक्लूड स्टॉक, ये होता है। तो ये डेफिनेशन टाइप्स ऑफ शेयर्स लिस्ट नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे। और वहीं बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स जैसे ही लोन नेचर होता है इनका, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट शेयर इंक्लूड्स ओनली स्टॉक्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जो सेक्शन 43 है वो आपको क्या बताता है। सो सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सेक्शन बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का शेयर कैपिटल दो टाइप्स का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वोटिंग राइट्स के साथ होता है या डिफरेंशियल राइट्स के साथ होता है, और वहीं जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसका फिक्स डिविडेंड होता है, प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड कैपिटल रीपेमेंट की चीज़ें होती हैं, लिमिटेड और नो वोटिंग राइट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए आई बी 18 से रिलेटेड है एंड इट इज आस्किंग कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल अ वन पर्सन कंपनी मैंडेटरीली कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है, क्या इन द पहला ऑप्शन इज कि इन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी दैट इज वन पर्सन कंपनी exceeds 25 lakhs, और second option is that whether that share capital exceeds 50 lakhs, third option is कि whether that paid up share capital exceeds 75 lakh, और the last option is कि whether it exceeds 1 crore rupees. So the correct option over here is option number B, that is in case the paid up share capital of an OPC exceeds 50 lakhs. ठीक है, 50 lakh rupees. So earlier under rule 6 of the companies incorporation rules 2014, OPC को मैंडेटरी कन्वर्जन करना पड़ता था अगर उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पेड अप शेयर कैपिटल अगर उसका ज़्यादा होता था 50 लाख से, और एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो अगर ज़्यादा होता था 2 करोड़ से। ठीक है, तब ओपीसी को 6 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता था। बट आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ कि कंपनीज इन कॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2021 ने ये मैंडेटरी कन्वर्जन रूल जो है वो हटा दिया है, और अब ओपीसी किसी भी कैपिटल पर कंटिन्यू कर सकती है। मैंडेटरी कन्वर्जन की जो रिक्वायरमेंट है वो अब रिमूव कर दी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टिल एग्जाम में ओल्ड रूल पूछा गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये आंसर मार्क करके आएंगे इफ इट इज आस्क्ड अगेन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और वन पर्सन कंपनी के लिए मिनिमम डायरेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स
होने चाहिए, एंड वहीं पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. सो यू शुड रिमेंबर दिस thing. Okay, and this is given in section 149 clause 1. Okay, then next question is ki doctrine of lifting or piercing the corporate wheel is associated with, whether it is associated with labor law or company law or banking law or service law. So I hope that you would all be knowing the answer of this particular question, and the correct option is option number 2, company law. ठीक है. So corporate wheel क्या होता है? So company एक separate legal entity होती है. ठीक है. And ये चीज establish की गई थी in the landmark case of Salomon versus Salomon and Company Limited in 1897. ठीक है. इसका मतलब होता है कि कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होता है और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं. ठीक है. और इस सेपरेशन को ही कॉर्पोरेट वेल कहते हैं. और ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील है, दैट इज कभी कभी कोर्ट्स कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करके रियल पर्सन यानी कि डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है, इनको लाइबल ठहरा देता है. और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील. ठीक है. और ये कंपनी लॉ का डॉक्ट्रीन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूजेस टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ public company. Okay, it can do so by altering its memorandum of association and articles of association, and by passing what, whether by passing ordinary resolution or special resolution or board resolution or none of these. So the correct answer is by passing special resolution, option number 2. ठीक है. section 14 alteration of articles के बारे में बात करता है of the Companies Act 2013, and private company को public company में convert करने के लिए article of association alter करना जरूरी है. alteration of article of association requires a special resolution. और वहीं जो सेक्शन 13 है आपका, वो बात करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की नेम चेंज एंड स्टेटस चेंज के लिए जो एमओए है वो ऑल्टर होता है, और ये भी स्पेशल रिजोल्यूशन से ही होता है. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेक्शन 8 है ऑफ द कंपनीज एक्ट वो क्या प्रोविजन कंटेन करता है, वेदर इट कंटेन्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, या फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन है उसमें, या फिर इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मेंशन है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा. सेक्शन 8 उन कंपनीज के बारे में है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है बल्कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं. ठीक है. और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सो इट कैन इंक्लूड लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, ठीक है, एक्सेट्रा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. एंड प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, बट इनका जो प्रॉफिट मेंबर्स मतलब जो इसका प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. ठीक है. Then next question is कि the verification of the registered office shall be furnished to the registrar within how many days of incorporation. So the correct answer is option number 1, that is 30 days. और ये provision mentioned है आपका section 12 clause 2 में. ठीक है. registered office verification, कंपनी को अपना registered office verify करके registrar of companies को inform करना होता है, and जो उसकी time limit है वो है incorporation के 30 days के अंदर verification file करना जो है वो mandatory होता है. ठीक है. और पर्पस क्या होता है ये रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन का? तो ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहीं पे आता है, लीगल नोटिसेस वगैरह जो होती हैं वो यहीं पे सर्व होती है, जुरिस्डिक्शन अगर किसी भी केस में डिसाइड करनी है तो वो इससे डिसाइड होती है, तो इसीलिए इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ व्हाट? सो इट विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 40%. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो जो डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो, वो टैक्स रेट उसका जनरली 25% टू 30% के बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन टर्नओवर एंड प्रोविजंस. और जो नॉन डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब कि जो फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया के बाहर इंकॉर्पोरेटेड होती है और उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है वो आउटसाइड इंडिया ही होता है, एंड उनका जो टैक्स रेट होता है वो 40% होता है, प्लस जो सरचार्ज एंड सेस वगैरह अलग से होता है वो सब होता है. ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर बोथ, एनी थिंग कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम. Then next is key the minimum number of directors in a public company is. So I have told you earlier also that is option number A. 3 minimum directors are required. ठीक है. And again this is according to section 149 clause 1 of Companies Act 2013. Then next question is key an associate company in relation to another company means what? So it means option number B, that is a company in which that other company has significant influence but is not a subsidiary including joint ventures. ठीक है. तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है. एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो लेकिन वो सब्सिडरी ना हो और जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है, ऐसी कंपनी एसोसिएट कंपनी होती है. ठीक है. और इनके जो की एलिमेंट्स होते हैं
एसोसिएट कंपनी के उसमें एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होता है, या फिर कंट्रोल ओवर बिजनेस डिसीजंस अंडर अग्रीमेंट होता है, ठीक है। और ये सब्सिडरी नहीं होती है, जॉइंट कंट्रोल होता है विद अनदर पार्टी, ये सारे इनके की एलिमेंट्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू AIB 14। वी हैव इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी। सो व्हाट, क्या डील करता है? प्रोस्पेक्टस डील करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डील करता है, या फिर डिबेंचर डील करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो डील करता है इस चीज से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल रूल बुक होता है, ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और डे टू डे अफेयर्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये क्या कवर करता है? ये कवर करता है डायरेक्टर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज को, मीटिंग्स का क्या प्रोसीजर होगा उसको, वोटिंग राइट्स क्या होंगे उसको, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस को, शेयर ट्रांसफर के रूल्स को, ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो सब, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि कंपनी अंदर का काम कैसे, मतलब उसका जो अंदर का काम है वो कैसे चलेगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। वहीं प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने का डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप जो है वो सब डिफाइन करता है। और डिबेंचर जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एंड यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल रूल्स है, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है वो कब इनैक्ट किया गया था? सो दैट वाज इनैक्टेड इन 1991। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये एक्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज के विक्टिम्स को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए बनाया गया था। जब किसी एक्सीडेंट में हजार्डस सब्सटेंस से इंजरी, डेथ या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तब विक्टिम्स को बिना डिले कॉम्पनसेशन मिले, इसलिए ये चीज़ आई थी। इसका पर्पज यही था कि इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम्स एंड नो नीड टू प्रूव फॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी होती है, एंड मैंडेटरी इंश्योरेंस फॉर hazardous industries, ये सारी चीजें। The next question is कि a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein is known as what? So that is known as red herring prospectus, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सिक्योरिटीज का एग्जैक्ट प्राइस मेंशन नहीं होता, या टोटल नंबर यानी कि क्वांटम फाइनल नहीं होता है। फाइनल डिटेल्स बाद में इशू होने वाले प्रोस्पेक्टस में जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट इन 1 year और द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज नॉट इनफ टू पे द फिक्स्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड पेड बिफोर अ डिविडेंड इज पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट? So this is known as cumulative preference shares. Option number 2 is the correct option. Cumulative preference shares में fixed dividend होता है, अगर किसी साल dividend पे नहीं हो पाया तो वो एरियर्स में accumulate हो जाता है। फ्यूचर प्रॉफिट्स में पहले उनका पेमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज की आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा, शेयर होल्डर्स बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, जो कि कहता है कि कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें चेंज करना एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज माना जाता है, इसीलिए जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 75% ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी मस्ट टेक एटलीस्ट हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर्स, 20 शेयर्स, 10 शेयर्स, या फिर 1 शेयर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 1 शेयर। जब कोई पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करता है, इसका मतलब होता है कि वो कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर बन रहा है। लॉ के अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना जो है वो ज़रूरी है। एंड नाउ यू वुड आस्क कि वाई मिनिमम 1 शेयर? तो मेंबरशिप जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 1 शेयर की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं कंपनी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए भी, ठीक है, शेयर कैपिटल क्रिएट करने के लिए। सो विदाउट टेकिंग शेयर्स पर्सन जो है वो मेंबर नहीं बन सकता, इसीलिए एटलीस्ट 1 शेयर की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड रिलेटिंग टू द कंपनी लॉ इन द AIB एग्जामिनेशंस। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको आंसर्स मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आपको इसी तरह एग्जाम में भी ऐसे ही लीगल बैकिंग के साथ, प्रोविजंस के साथ, प्रोविजन को रीड करके बेयर एक्ट से आंसर्स मार्क करने हैं वेरी विजिलेंटली, ठीक है, बिना किसी केयरलेसनेस के। सो मीट नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में रिलेटिंग टू द AIB एग्जामिनेशन। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।